Consumer surplus is net benefit of consumer. ठीक है, तो नेट बेनिफिट का मतलब क्या होता है और हाउ टू मेजर नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर हम अंडरस्टैंड करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. ठीक है, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ बुक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ बुक. ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट प्राइस ऑफ बुक इज 1. okay, 100 मार्केट प्राइस ऑफ दिस बुक ना, तो 100 प्राइस. अब देखिए, अब आप जब घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मालूम नहीं है बुक की प्राइस क्या है, और आपने कहा कि मैं बुक परचेज करूंगा 1 क्वांटिटी ना, अगर इसकी प्राइस क्या होगी 180 होगी, यानी कि आपकी जो विलिंग टू पे वो कितनी है आपकी 180 आपकी विलिंग टू पे है. और आप कह रहे हो कि मार्केट के अंदर अगर 180 प्राइस होगी तो आप क्या क्वांटिटी परचेज करोगे, 1 परचेज करोगे. ये आपकी डिमांड क्या है, विलिंग टू पे और एबल टू पे 180 फॉर 1 क्वांटिटी. ठीक है, अब क्या होगा आपका, आप चले गए बुक परचेज करने, मार्केट चले गए. आप बुक परचेज करने के लिए मार्केट चले गए और मार्केट में आपको पता चला कि बुक की प्राइस आपके पास क्या है, 100 है. ठीक है, आपकी विलिंग टू पे क्या था, विलिंग टू पे 180, और राउंड अगर हम कर लें इसको, अगर 200 कर लें, चलो 180 कर लें, तो विलिंग टू पे 180. अब मार्केट के अंदर आपने परचेज की बुक, मार्केट के अंदर प्राइस क्या है, इसका मतलब आपके पास क्या है, मार्केट में प्राइस 100 है. दिस मीन्स आपकी इस प्राइस पे आपने परचेज किया 180 पे, तो वन जो क्वांटिटी है उस पे आपकी विलिंग टू पे 180 थी, 180 आपकी विलिंग टू पे थी, और मार्केट में आपने पे कितना किया 100. ठीक है, तो विलिंग टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली पे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर. तो 1 क्वांटिटी के लिए आपका जो बेनिफिट था वो कितना आपके पास 180 माइनस 100. तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस ये एरिया होता है. तो 1 क्वांटिटी में ये जो एरिया आपका शेडेड एरिया, ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका कहला रहा है कंज्यूमर सरप्लस. तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस, विलिंग टू पे एंड व्हाट एक्चुअली पे आफ्टर परचेजिंग अ गुड. तो 1 क्वांटिटी पे आप विलिंग टू पे कितना थे, 180 थे, आपने पे कितना किया 100. तो 1 क्वांटिटी पे आपका जो बेनिफिट है वो कितना आपका 180 माइनस 100, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 20 आपका क्या हो गया, 20 आपका हो गया बेनिफिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी. ठीक है, अब अगर आप सेकंड क्वांटिटी परचेज करते हो तो आपने कहा कि 2 क्वांटिटीज आपका परचेज करते, 2 क्वांटिटीज आप उस वक्त परचेज करते जब मार्केट के अंदर प्राइस क्या होती, प्राइस होती 160. तो 160 पे आपने क्या परचेज करना था, 2 क्वांटिटीज. तो सेकंड क्वांटिटी पे आपका जो बेनिफिट है वो चेंज हो गया. तो चेंज इन बेनिफिट का मतलब क्या होता है, चेंज इन बेनिफिट इज मार्जिनल बेनिफिट. मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है, चेंज इन बेनिफिट और एडिशनल बेनिफिट. तो वन, पहले आपका बेनिफिट जीरो था, आपने कोई क्वांटिटी परचेज नहीं की थी, तो फर्स्ट यूनिट पे आपका जो बेनिफिट में चेंज आया यानी कि मार्जिनल बेनिफिट हुआ वो आपका क्या हुआ 20. सेकंड पे आपका जो मार्जिनल बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, फर्स्ट पे 20, सेकंड पे आपका जो मार्जिनल बेनिफिट है वो कितना हुआ 160 माइनस 100. तो फर्स्ट पे 80 हुआ ना, 180 माइनस 100, और सेकंड पे 160 माइनस 100, 60 आपका मार्जिनल बेनिफिट हो. इसी तरह अगर आप थर्ड क्वांटिटी परचेज करते हो तो थर्ड क्वांटिटी पे डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, विलिंग टू पे. तो थर्ड क्वांटिटी पे आपकी विलिंग टू पे क्या है, थर्ड क्वांटिटी पे आपकी विलिंग टू पे 140. तो थर्ड क्वांटिटी पे आपके जो बेनिफिट में चेंज आया वो कितने का आया 140 माइनस 100. तो थर्ड क्वांटिटी पे आपका बेनिफिट है 40. इसी तरह फोर्थ क्वांटिटी पे आपका बेनिफिट क्या है, फोर्थ क्वांटिटी पे आप विलिंग टू पे क्या थे 100 थे, और आपने मार्केट में पे क्या किया, मार्केट में कितने का मिला 100 का. तो ये जो फोर्थ क्वांटिटी है, फोर्थ क्वांटिटी पे आपका बेनिफिट कितना हो गया 1, ये वाला जो डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, आपका बेनिफिट हो गया. तो ये जो पूरा एरिया है, ये सारा एरिया क्या शो कर रहा है,
नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो नेट बेनिफिट क्या होता है? सम ऑफ ऑल मार्जिनल बेनिफिट। तो ईच क्वांटिटी पे आपका जो बेनिफिट में चेंज आ रहा है वो क्या आपका मार्जिनल बेनिफिट है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पेज। तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस ग्राफिकली एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है आपके पास कि अबव मार्केट प्राइस मींस व्हाट एक्चुअली पे आपने मार्केट में ये प्राइस पे करना है, और हर क्वांटिटी के लिए आप विलिंग टू पे क्या होते हैं? विलिंग टू पे मींस डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व से बिलो और मार्केट प्राइस से ऊपर ये जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या चीज़ है? नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? हम सम करते हैं ऑल मार्जिनल। तो जितना भी ईच क्वांटिटी पे हमारा बेनिफिट हो रहा होता है ये मार्जिनल बेनिफिट होता है। तमाम मार्जिनल बेनिफिट को हम सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर सरप्लस मींस difference between willing to pay or what actually pays. Graphically, consumer surplus is area above market price below demand curve. अब देखें चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किस तरह चेंज होगा? अगर आपसे कहा जाए कि मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो मार्केट प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज हो गए 100 से हो जाए 150, या मार्केट प्राइस इंक्रीज होकर कितनी हो जाए आपकी 140 हो गई। अगर मार्केट प्राइस 140 हो जाएगी तो आपकी कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफिकली आप बताएं व्हाट इज योर एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, तो आपका क्या होगा? आपने इसको लेबल कर दिया ए पॉइंट, इसको आपने लेबल कर दिया बी पॉइंट, और इसको आपने लेबल कर दिया पी। तो ये जो ट्राइंगल है ए पी बी और पी बी ए, ये जो ट्राइंगल है ये क्या शो कर रहा है? ये ट्राइंगल आपका शो कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये क्या चीज़ है आपके पास? ये शो कर रहा है अबव मार्केट प्राइस बिलो डिमांड कर्व। तो अबव मार्केट प्राइस बिलो डिमांड कर्व ये एरिया क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस और नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। लेट्स सपोज मार्केट प्राइस इज इंक्रीज। तो मार्केट प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब प्राइस 100 नहीं, अब मार्केट प्राइस क्या हो गई आपके पास? 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो एरिया है ये क्या चीज़ है आपके पास? नॉट इन कंज्यूमर सरप्लस। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है आपका? अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है? लेट्स सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एस। तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज एस टी एन ए। तो ए एस टी ये न्यू हमारा क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर बेनिफिट डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है। इसके अलावा इफ एनी फैक्टर ऑफ डिमांड इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज डिमांड, तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज मीन डिमांड इंक्रीज, और डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। अगर डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाए इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हो? कि आपकी विलिंग टू पे अब इंक्रीज हो गई, 2 से विलिंग टू पे इंक्रीज होकर क्या हो गई आपकी? 300 हो गई है। अब आप मैक्सिमम जो क्वांटिटी परचेज करोगे वो 4 नहीं कर रहे, वो आप क्या कर रहे हो? आप 5 कर रहे हो। तो अब आपका जो विलिंग टू पे वो ये डिमांड कर्व है, और एबल टू पे आपका क्या है? ये डिमांड कर्व। तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? पी सी एन, ये वाला पॉइंट। तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। इसी तरह कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज, कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज मींस डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है। ड्यू टू एनी फैक्टर इनकम डिक्रीज कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज। तो डिमांड डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारी विलिंग टू पे ये है। तो अब ये जो एरिया है ये एरिया नॉट इन कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज
अब न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या है? एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव market price. Consumer surplus is net benefit of consumer. Consumer surplus is difference between willing to pay or what actually pays. ग्राफिकली कंज्यूमर सरप्लस हम किस तरह मेजर कर रहे होते हैं? हम हर पॉइंट पे जो मार्जिनल बेनिफिट होता है उस सबको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट। कंज्यूमर सरप्लस किस तरह निकाला जाता है? निकालने के लिए हमें मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक टूल होता है इंटीग्रेशन। आप में से बहुत सारों ने पढ़ी होगी, बहुत सारों ने नहीं पढ़ी होगी ना। तो इंटीग्रेशन हमें आंसर क्या दे रहा होता है? इंटीग्रेशन हमें आंसर दे रहा होता है एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व के अंदर बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस, ये जितना भी एरिया है इस एरिया की इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन से हमें आंसर आता है कि जो एरिया है इसका एक्चुअल साइज सर आप ये कितना है। डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, समझ नहीं आई। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली इज। ये डायग्राम क्या शो कर रही है? ये डिमांड कर्व है ना। तो डिमांड कर्व क्या शो करता है? विलिंग टू पे, एबल टू पे। ठीक है, हमने एग्जांपल दी थी एक बुक की। लेट्स सपोज आपकी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, आपको मालूम नहीं मार्केट में इसकी क्या प्राइस है। आपने जब घर से आप निकले, आपने कहा कि अगर 180 तक मिलेगी तो मैं इसे परचेज करूंगा। तो आपकी विलिंग टू पे क्या हो गई? 180। अब जब आप मार्केट में गए तो आपको पता चला कि मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस कितनी है? 100 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ, आपका जो बेनिफिट हुआ एक क्वांटिटी परचेज करने पे, वो कितना हुआ? वो हुआ डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पेज। विलिंग टू पे 180 थे, आपने पे कितना किया? 100। तो 180 माइनस 100, आपका आंसर कितना आया? 80। तो ये 80 क्या चीज़ है? आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी का कंज्यूमर सरप्लस है। बट ये जो डिमांड कर रही डायग्राम है, ये क्या शो कर रही है? ये डायग्राम शो कर रही है कि कंज्यूमर की विलिंग टू पे यहाँ तक मैच हो रही है एबल टू पे से ना। तो 100 पे ये क्वांटिटी हमने लेबल किया है कि ये आपके पास क्या है? 4 है। इससे पहले आपके पास क्या होगा? 2। इससे पहले आपके पास क्या होगा? 3। तो इस डिमांड कर्व के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपसे पूछा जाए कि आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना है, नेट कंज्यूमर सरप्लस कितना है, तो ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है कि आपने टोटल कितनी क्वांटिटीज परचेज की हैं? 4 क्वांटिटीज परचेज की हैं। और ये डिमांड कर्व शो कर रहा है कि 1 क्वांटिटी पे आपकी विलिंग टू पे क्या थी? 180 थी, और आपने पे कितना किया? 100। तो ये जो 80 माइनस 100 आया, 180 माइनस 100 आया 80, ये आपके पास क्या था? आपका मार्जिनल बेनिफिट था फर्स्ट क्वांटिटी पे। अब सर ये, यस, सर हम क्वांटिटी तो एक परचेज करने के लिए गए थे ना, तो हम 4 क्यों लेंगे? ये डिमांड कर्व शो कर रहा है ना। अगर आप 4 करोगे तो आपने अभी किया है कि नहीं किया है, तो जब कंप्लीट मार्केट बनेगी तब पता चलेगा ना। अगर 1 करोगे तो आपका ये होगा ना, अगर 2 पे आपका ये होगा, 3 पे आपका ये होगा। देखो इक्विलिब्रियम प्राइसेस का मतलब क्या होता है? ये मार्केट है ना, इसमें आप नहीं हो, आपके लिए और भी लोग हैं ना। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या होगा आपके पास? जब हम सप्लाई भी हम बना रहे होंगे तब ये आपके पास क्या होगा? कंप्लीट होगा ना। तो अभी सिर्फ हम शो कर रहे हैं कि ये डायग्राम क्या शो कर रही है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है कि मार्केट प्राइस 100 है और 100 पे जो आपकी डिमांड आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास? 4 आ रही है। तो टोटल आपने कितनी परचेज की हुई है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? 4 की हुई ना, क्योंकि 180 तो आपने पे ही नहीं किया, आपने पे क्या किया? 1 पे किया है। ठीक है, अब ये बुक की प्राइस है, बुक की क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो मार्केट के अंदर जो टोटल बुक आपकी डिमांड हो रही है वो कितनी हो रही है आपके पास? 4। 4 हो रही है ना। अब ये क्यों नहीं हो रहा? अब बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जिनकी जो 5 क्वांटिटी पे प्राइस क्या होगी? प्राइस अगर 80 होती तो लोग क्या करते हैं? 5 तक परचेज कर लेते ना। तो प्राइस, जिन लोगों की क्वांटिटी 5 पे, जो कंज्यूमर्स आपके पास जो लोग परचेज करना चाहते थे वो तो परचेज नहीं कर पा रहे ना। तो ये जो मार्केट प्राइस है इस पॉइंट तक हमने क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि 100 मार्केट प्राइस है, मार्केट में पे आपने क्या किया है? 100। तो 100 पे मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज परचेज हुई हैं? वो कितनी आपके पास? 4। तो इस पूरे एरिया को हमने क्या करना है? कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया क्या शो कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे। विलिंग टू पे मीन्स डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या शो कर रहा होता है? विलिंग टू पे। ठीक है, और व्हाट एक्चुअली पेज, आपने पे क्या किया मार्केट के अंदर इस बुक के लिए?
100 रुपीज़, ठीक है। तो 1 क्वांटिटी का ये मार्जिनल बेनिफिट हो गया, 2 क्वांटिटी का ये मार्जिनल बेनिफिट हो गया, 3 क्वांटिटी का ये मार्जिनल बेनिफिट हुआ और 4 क्वांटिटी का ये मार्जिनल बेनिफिट हुआ। तो इस पूरे एरिया को अगर हम शेड कर लें तो ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये पूरा एरिया शो कर रहा है नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, और ये पूरा एरिया शो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली सर पेज। यस, हम क्या यहाँ 200 तक लेके जाएंगे? हमारी विलिंग टू पे तो 180 थी, 180 थी ना, तो हम इसको बिल्कुल शेड कहाँ तक करेंगे? शेड पूरा करेंगे। तो ये 200 क्या है? 200 से तो ये लेके आपके पास 180 क्या चीज़ बिल्कुल है? देखो, ये इस 80 के ऊपर ही आ रहा है ना कि 200 से 180 और 200 के दरमियान भी तो एरिया होता है ना, 199 भी तो होता है, और आपके पास क्या होता है 198 भी होता है, और आपका 195 भी होता है, 196 भी होता है ना। तो क्वांटिटीज़ भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिस तरह आप कोई वेजिटेबल लेते हो, कोई क्वांटिटी लेते हो, तो आपके पास क्या होता है 1 ग्राम भी होता है, फिर सर आपके पास 2 ग्राम सर होता है, लेकिन 3 ग्राम होता है, 4 ग्राम, 5 ग्राम ना। तो ग्राफ क्या शो कर रहा होता है आपके पास, पूरे एरिया सर शो कर रहा होता है। यस, हमारी जो विलिंग टू पे 180 है तो हम 200 पर क्यों जाएंगे? हम 200 पे तो जीरो आ रही है ना, मैंने बताया ना शुरू में स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। जैसे आपकी प्राइस अगर 200 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, 200 पे आप क्वांटिटी क्या लोगे, जीरो लोगे, आप एबल टू पे ही नहीं हो ना। तो इस लेकिन जब तो हमारी क्वांटिटी अभी जीरो आ रही है, प्राइस तो अब ये 100 तो पे मिल रही ग्राफ है जब ना। शुरू हो रहा है ना, ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है ना, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे प्राइस आपके पास क्या है, लेस देन 200 है, और इस पे क्वांटिटी क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है ना। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, ये वाला एरिया भी लेंगे। ये सारा एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पेज, ठीक है। तो 1 और 200 के बीच में बहुत सारे आपके पास हमारे पास पॉइंट्स आते हैं ना प्लॉट करने के लिए। तो हमारी एग्जांपल में बुक्स के मोर डिजिट्स नहीं होते, बट बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, डिजिट्स में आते हैं ना। जिस तरह अगर आप शुगर परचेज कर रहे होते हो तो शुगर की आपके पास एक एक आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, तो उसका मतलब क्या हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम, 200 ग्राम, फिर 250 ग्राम, 250 ग्राम क्या होता है, एक पाव हो जाता है ना। फिर उसके बाद 500 ग्राम, हाफ के जी, फिर 1000 ग्राम आपके पास क्या हुआ, 2 kg, ठीक है। तो ये ग्राफ का मतलब आपके पास क्या है, 200 पे तो प्राइस आपकी क्या है, जीरो है, इसलिए स्टार्ट आपका यहीं पर होगा ना। तो इसके बाद जैसे बिलो होगा, बिलो मीन्स लेस देन 200, तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर willing to pay minus consumer what actually pays. Graphically, consumer surplus is area below demand curve above market price. How to calculate consumer surplus? का आंसर हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल मार्जिनल बेनिफिट्स। तो हर क्वांटिटी पे जो हमारे बेनिफिट में चेंज आ रहा है उन सबको हम प्लस कर दें तो इसे क्या कहा जाता है, नेट बेनिफिट, ठीक है। ये डिमांड कर्व का एक दूसरा नाम भी होता है, डिमांड कर्व को मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी कहा जाता है। तो डिमांड को मार्जिनल बेनिफिट कर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे क्या हो रहा होता है, कंज्यूमर का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो कहीं पर भी अगर आप पढ़ो व्हाट इज मार्जिनल बेनिफिट कर्व, तो इसका मतलब क्या होता है, वो डिमांड कर्व ही होता है, ठीक है। तो मार्शल बेनिफिट, सम ऑफ ऑल मार्शल बेनिफिट मींस नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। यस, सर इससे पहले आपने जो ये पहले बनाई थी उसमें आपने 200 माइनस 180 किया था और वो 20 कुछ निकला था, वो क्या चीज़ थी? नहीं वो मैंने 200 माइनस 80 नहीं किया था, वो मैंने 180 माइनस 100 किया था, वो मैंने मिटा दिया था ना। तो एक्चुअली क्या था अच्छा आपके पास, 100 माइनस 180 ठीक माइनस है, 100 किया था, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो विलिंग टू पे एंड एबल टू पे, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। हम जब भी किसी गुड को परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारा बेनिफिट क्या होता है कि हम इस गुड को परचेज करने के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी थे, बट मार्केट में हमें क्या मिला, इससे कम प्राइस मिल गई। तो ये जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस प्योर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। कंज्यूमर सरप्लस को अकाउंट के साथ और किसी टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करना, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक कवर कहाँ आता है, ये हमें हेल्प दे रहा होता है जब हम इफ़िशिएंसी इक्विटी के कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करने जाते हैं, ठीक है। तो जब हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि प्राइस सीलिंग हो गई, तो या प्राइस फ्लोरिंग हो गई या गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, तो मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनके
नेट बेनिफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो सर उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस मींस सर नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स। यस, सर अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह वेरिएबल्स से करें वो ज़्यादा आसान नहीं होगा? क्या? जैसे आपने मेंशन किए प्राइसेस 100 या 180, जी जी, हम इनकी जगह प्राइस और क्वांटिटी लिखें तो वो ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन नहीं होगा? बिल्कुल, प्राइस ही तो लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, ये नहीं, मतलब प्राइस जैसे लिखा है। 100 की जगह P1 P2 जैसे मेंशन करते हैं। नहीं, उसको मेजर किस तरह करोगे? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 180 माइनस 100 आपके पास कितना हो गया, 80 हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, हम 180 माइनस 100 आपका ये एरिया हो गया ना। तो एरिया को कोई ना कोई हम न्यूमेरिक वैल्यू लेबल देते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है ना। अगर हम P1 ये लिखते हैं, ये मार्केट प्राइस है, आप ये कह रहे हो ना, ये PM इज मार्केट प्राइस है ना, ये आपके पास क्या है, P1। विलिंग टू पे आप P1 थे, आपने मार्केट में पे क्या किया, PM किया, है ना। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये वाला, ये क्या हो गया आपके पास, ये विलिंग टू पे था, ये आपका क्या था, एबल टू पे। तो जब तक न्यूमेरिक वैल्यूज ना हो तो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि हम विलिंग टू पे और एबल टू पे क्या है, और हम मार्केट के अंदर एक्चुअली पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप यूज मोबाइल परचेज करने जाते हो, मोबाइल परचेज करने जाते हो, आपको मालूम नहीं होता मार्केट के अंदर मोबाइल की प्राइसेस क्या है, बस आप जहन में एक फिगर आप रखते हो कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो अगर इस प्राइस में मिलेगा तो मैं परचेज करूंगा, इससे ज़्यादा मिला तो मैं परचेज नहीं करूंगा, ठीक है। अब मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाने के बाद आप बार्गेनिंग करते हो, आपने एक ओल्ड मोबाइल परचेज करना है और आपने कहा कि मैं मैक्सिमम 30,000 का मैं परचेज करूंगा, मुझे आईफोन की कोई भी सीरीज़ मिल जाए, आईफोन 10 मिल जाए, 9 मिल जाए, 8 मिल जाए, मैं 30,000 तक मैं उसको पे करूंगा, उसकी कंडीशन 10/10 होनी चाहिए। अब मार्केट में गए, अब आप वहाँ पे बार्गेनिंग शुरू कर दोगे, बार्गेनिंग करते 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 आपने परचेज कर लिया 25,000 का, ठीक है। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, आपका बेनिफिट कितना हो गया, 5,000 का बेनिफिट हुआ। आप विलिंग टू पे कितना थे, 30,000, और आप मोबाइल कितने में परचेज करके आ गए, 25,000 के अंदर, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पेज, ठीक है। अब ये मार्केट है, अब सिर्फ आप मार्केट में नहीं हो, मोबाइल को परचेज करने वाले जो मार्केट है उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका बेनिफिट ये, बाकी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था मैंने तो सिर्फ पे करना था 25,000, उसने बहुत बार्गेनिंग की, बहुत बार्गेनिंग की, लेकिन वो 25,000 से कम नहीं करा सका, उसने 25,000 में परचेज कर लिया। तो उसका बेनिफिट कितना हुआ आपके पास, ये बेनिफिट हुआ। आपने एक की, एक और बंदा आपके पास मोबाइल परचेज करना है, उसकी जो मैक्सिमम टू पे थी वो कितनी थी, वो थी 27,000, उसको उसने परचेज कर लिया 25 में, तो उसका बेनिफिट कितना हो गया, 3,000 का। तो किसी का 3,000 का बेनिफिट हुआ, किसी का 5,000 का हुआ, किसी का 2,000 का हुआ, किसी का बेनिफिट आपके पास क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसने परचेज कर लिया। तो ये एरिया सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा एरिया आपका कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। तो ये ट्राइंगल अबव मार्केट प्राइस बिलो डिमांड कर्व, ये हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर surplus. So consumer surplus is net benefit of consumer. Consumer surplus is sum of all marginal benefit received in a market of specific प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस और आपको क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। सर ये PL और PM क्या लिखा है आपने? ये मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे इस तरह से समझा के दिखाया ना, तो मार्केट ओके प्राइस सर। एंड व्हाट एक्चुअली पेज। तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को और हम अभी देखते हैं। पहले प्रोड्यूसर सरप्लस की बेसिक्स देख लें। व्हाट इज बेसिक्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। अब हम आ रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। तो व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। इसी तरह देखें, मोबाइल आप मार्केट में गए सेल करने के लिए, और आपने कहा कि मोबाइल मैं सेल करूंगा 15,000 के अंदर, 15,000 में सेल करूंगा, अगर 15,000 से कम मिले तो मैं मोबाइल को मार्केट में सेल नहीं करूंगा। ये आप मार्केट में अपना मोबाइल लेके चले गए। अब मार्केट में आप मोबाइल लेके गए और आपने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की, और बार्गेनिंग करते करते आपने मोबाइल कितने में सेल कर दिया, आपने 30,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो आप विलिंग टू सेल कितना थे, आप तो कहते हैं मैं 15 में बेच दूंगा, मैंने नया परचेज करना है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको जाके पता चला कि आपकी जो मोबाइल है वो कितने में सेल हुआ,
30,000 में, ठीक है। तो विलिंग टू सेल आप क्या थे 15,000 और व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट इज 30,000। तो 30 माइनस 15 आपका क्या हो गया नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सरप्लस की हम एग्जांपल करते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस, सर यस जो आपने कंज्यूमर सरप्लस में जैसे हमने सबको ऐड किया था, वो जो आया था 80 40, जी जी तो वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस था। बिल्कुल। लेकिन जब आपने एक फ़ोन की एग्जांपल दी, तो क्या हम वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे नहीं नहीं या नहीं, मार्केट ग्रोथ में सारे आपको अभी कंज्यूमर? स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी हम प्रोड्यूसर सरप्लस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक ना। है। तो ठीक है, अभी मैं जैसे एक सप्लाई कर बनाऊंगा ना, तो मैंने एग्जांपल की आपको दी थी ना, अब हम यहाँ पे सप्लाई कर ड्रॉ करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज प्रोड्यूसर ठीक है। सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब आपके पास क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट एक्चुअली पे व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग अ गुड, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा होता है, विलिंग टू सेल। तो प्राइस अगर जीरो होगी तो आप मार्केट में सेल क्या करोगे, जीरो सेल करोगे, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते कॉस्ट तो आपको लगती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस, इस बुक की प्राइस मार्केट के अंदर, अब सिर्फ आपने प्रोड्यूसर सरप्लस से देखना, अब ये बुक नहीं कोई दूसरी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है। एक्स गुड की प्राइस अगर जीरो होगी तो दिस मीन्स प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि लॉस पे तो कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा होता। अगर इस बुक की प्राइस क्या होगी आपके पास 2 होगी, तो प्राइस 2 पे प्रोड्यूसर क्या आपके पास विलिंग टू सेल है 1 क्वांटिटी, ठीक है। तो 2 प्राइस पे प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है 1 क्वांटिटी। अब इसकी मार्केट प्राइस क्या है ये हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मार्केट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस कर्व है, मार्केट प्राइस पी एम इज 6, तो मार्केट प्राइस 6 है। 1 क्वांटिटी पे आप विलिंग टू सेल कितना थे 2 थे, 2 पे आप एक क्वांटिटी सेल करना चाहते थे, लेकिन आपको मार्केट में क्या मिल रहा है 2 क्वांटिटी पे आपको कितना मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है। तो विलिंग टू सेल इज 2, व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग इज 6। तो ये जो एरिया है ये एरिया क्या शो कर रहा है आपका, ये एरिया शो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू सेल और व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया अबव सप्लाई कर्व और बिलो मार्केट प्राइस। तो एरिया अबव सप्लाई कर्व बिलो मार्केट प्राइस क्या शो कर रहा होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब एक और शख्स से उसने भी प्राइस ने इस प्रोडक्ट को उसने परचेज किया और उस मार्केट के अंदर आपके पास क्या था कि प्रोड्यूसर क्वांटिटी 3 पे, यानी कि सेकंड क्वांटिटी विलिंग टू सेल कितना था, वो कहता है मार्केट में मैं 2 क्वांटिटीज को सेल करूंगा जब इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस होगी 3, बट थर्ड क्वांटिटी पे उसे मार्केट में क्या मिल रहा है 6। तो थर्ड क्वांटिटी पे उसका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना है 3 माइनस 6। इसी तरह क्वांटिटी 4 या क्वांटिटी 2 था ना, क्वांटिटी 3, तो 3 क्वांटिटी के ऊपर प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल कितना था, अगर मार्केट के अंदर उसे 4 रुपए मिलेंगे, 4 रुपीज़ मिलेंगे, तो वो क्या करेगा 3 क्वांटिटीज सेल करेगा। और मार्केट के अंदर उसे अगर 6 रुपीज़ मिलेंगे तो वो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, वो 4 क्वांटिटी सेल करेगा। तो 1 क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर का जो मार्जिनल जो सरप्लस है वो कितना आपके पास 2 है। 2 क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो कितना आपका 6 माइनस 3, 2 पे 6 माइनस 3, 3 पे 6 माइनस 4, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया क्या शो कर रहा है, ये पूरा एरिया शो कर रहा है नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर बेनिफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू सेल और व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर सरप्लस इज बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। अब देखें हमने कंज्यूमर सरप्लस को अंडरस्टैंड किया था, कंज्यूमर सरप्लस इज सम ऑफ ऑल मार्जिनल बेनिफिट। प्रोड्यूसर सरप्लस को हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
प्रोड्यूसर सरप्लस और सप्लाई कर्व को क्या कहा जाता है? सप्लाई कर्व को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो सप्लाई कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्यों कहा जाता है, ये तो आपकी जो सही समझ में आएगा वो आएगा मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है आपके पास? इस सप्लाई कर्व, जिस तरह मार्जिनल बेनिफिट कर्व इज डिमांड कर्व, इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सप्लाई कर्व, ठीक है। देखें सप्लाई कर्व किस तरह होती है। ये हमारे पास क्या है? विलिंग टू सेल। ये हमारे पास क्या? मार्केट प्राइस। तो एरिया अबव विलिंग टू सेल और बिलो मार्केट प्राइस, ये पूरा एरिया क्या चीज़ है? ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज ये 0 CN B। तो BCNA, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या शो कर रहा है? ये प्रोड्यूसर सरप्लस शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। तो मैं आपसे कहूँ कि एक क्वांटिटी बनाने के लिए प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितनी है, सेकंड क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितनी है, थर्ड क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितनी, फोर्थ क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितनी है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे कि 1 यूनिट बनाने के लिए जो उसकी कॉस्ट आई वो कॉस्ट ये आई है। तो ये क्या चीज़ है आपके पास? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ये क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट। और 4 यूनिट बनाने के लिए उसकी जो कॉस्ट आई है वो ये आई है। तो ये जो एरिया होता है बिलो सप्लाई कर्व, ये क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस क्वांटिटी। तो ये जो एरिया ये आपके पास क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो दिस मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है? आप इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। अब आप थर्ड यूनिट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके मार्जिनल कॉस्ट में और चेंज आ रहा है। फोर्थ यूनिट में जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके मार्जिनल कॉस्ट में और ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो सप्लाई कर्व को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व को कहा जाता है। ये आपको क्लियर होगा जब हम मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर में ही आपको क्लियर होगा कि मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो अभी आपने ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है कि डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज मार्जिनल बेनिफिट कर्व एंड सप्लाई कर्व को हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि सप्लाई कर्व का हर पॉइंट क्या शो कर रहा होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है। फर्स्ट 1 यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट ये लगी, 2 यूनिट बनाने के लिए प्रोड्यूसर की कॉस्ट ये थी, 3 यूनिट की ये कॉस्ट थी। मार्केट में उसने 4 यूनिट सप्लाई किए, तो 4 यूनिट सप्लाई करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है प्रोड्यूसर की वो आपके पास क्या है? 0 BNQ। तो ये QBNO ये क्या चीज़ है? टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग दिस क्वांटिटी, ठीक है। और फॉर ईच यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? आपकी चेंज हो रही है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन 1 मोर यूनिट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो सप्लाई कर्व को हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कंसर्न मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं था, हमारा कंसर्न क्या था? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज नेट बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन willing to sell and what actually get after selling a product. Producer surplus is graphically area below supply curve and above supply curve and below market price, ठीक है। अब देखें, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस के। लेट्स सपोज मार्केट ऑफ एक्स गुड, ठीक है। तो पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व एंड नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। मार्केट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज P, ठीक है। तो P इज मार्केट प्राइस, ये हमारे पास A पॉइंट है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैं इसे लेबल करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज 0 पॉइंट और ये मेरे पास क्या चीज़ है? दिस इज पॉइंट B, ठीक है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? तो आपका आंसर क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस CS इज PANB। तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस, बिकॉज दिस ट्राइंगल हमें आंसर क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है डिफरेंस बिटवीन
विलिंग टू पे एंड व्हाट एक्चुअली पेज, ठीक है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चीज़ है हमारे पास, ये वाला एरिया। तो ये जो ट्राइंगल है 0 PNA, तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये क्या शो कर रहा है, ये ट्राइंगल हमें आंसर दे रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस। और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमें आंसर किस चीज़ का दे रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। तो मार्केट प्राइस P पे दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। और व्हाट इज दिस एरिया, ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ये वो एरिया है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। देखें, एनी फैक्टर ड्यू टू any factor that change consumer equilibrium or consumer equilibrium price or equilibrium quantity, this means consumer surplus and producer surplus दोनों क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। डिमांड इंक्रीज होने से कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट होगा, सप्लाई से क्या इंपैक्ट होगा, विद हेल्प ऑफ डायग्राम आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखें, अब हम आते हैं प्राइस सर सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग से कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट करते हैं। यस सर ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये सही से समझ नहीं आया इस डायग्राम में। इस डायग्राम में समझ में नहीं आया आपके, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। दिस वन इज सप्लाई कर्व ना। तो सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा होता है, सप्लाई कर्व शोज विलिंग टू सेल, विलिंग टू प्रोड्यूस, है ना। तो सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर। तो सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है, इफ मार्केट प्राइस इज वन प्राइस पे प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल कितना है, लेट्स सपोज 2 क्वांटिटीज। इसी तरह ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, अगर मार्केट में प्राइस 2 होगी तो प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल क्या होगा आपका 3 क्वांटिटीज। 4 पे विलिंग टू सेल क्या होगा आपका 4 क्वांटिटीज, ठीक है। और P लेट सपोज ये अगर 5 है तो 5 पे विलिंग टू सेल कितना है आपके पास 5 क्वांटिटीज। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 क्वांटिटीज के ऊपर प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना है, तो 2 क्वांटिटीज पे प्रोड्यूसर का विलिंग टू सेल कितना था 1 रुपी, बट 2 क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर को मिला कितना, प्रोड्यूसर को कितना मिला 5। तो 2 क्वांटिटीज पे प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो कितना है 5 माइनस 2। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है कि 2 क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर ने क्या सरप्लस रिसीव किया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज विलिंग टू सेल, और मार्केट में क्या रिसीव कर रहा है 2 क्वांटिटी को सेल करने के लिए 5। यानी कि आप सेल करना चाहते थे 2 क्वांटिटीज 1 रुपये में, लेकिन मार्केट में आपको 2 क्वांटिटी से क्या मिले, फॉर ईच क्वांटिटी आपको क्या मिला 5। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल, और ये क्या चीज़ है आपके पास व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। आप इस प्राइस पे सेल करना चाहते थे, आपको मिला कितना, आपको मार्केट के अंदर मिला 5। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है, सरप्लस क्वांटिटी 2। इसी तरह 3 क्वांटिटी के लिए आप विलिंग टू सेल कितना थे, आप 3 क्वांटिटी और ईच क्वांटिटी 2 रुपीज़ पे आप सेल करना चाहते थे, बट आपको मार्केट में एक क्वांटिटी के कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं। तो 3 क्वांटिटी में आपका सरप्लस कितना है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू सेल एंड व्हाट आपने रिसीव किया सेलिंग अ प्रोडक्ट। इसी तरह 4 क्वांटिटी पे आप इस प्राइस पे विलिंग टू सेल थे, लेकिन 4 क्वांटिटी पे आपको ये मिला। 5 क्वांटिटी पे आप विलिंग टू सेल 5 थे और आपको मार्केट में कितना मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। तो आपने मार्केट के अंदर 5 क्वांटिटी सेल की है, 5 क्वांटिटी सेल करने पे आपका जो नेट बेनिफिट है वो आपका क्या है, ये एरिया आपका नेट बेनिफिट है, ठीक है। तो सेल करने वाले का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का नेट बेनिफिट आफ्टर सेलिंग 5 क्वांटिटीज, एरिया बिलो मार्केट प्राइस अबव सप्लाई कर्व। तो ये जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल है OPNA, तो 0 PNA, ये पूरा एरिया शो कर रहा है, कौन सा एरिया शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू सेल सप्लाई कर्व और व्हाट एक्चुअली गेट मार्केट प्राइस। तो ये क्या चीज़ है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। सेम ये जो पूरा एरिया ये क्या शो कर रहा है, आपने मार्केट में पे क्या किया 5 रुपये, और आप विलिंग टू पे क्या थे 2 क्वांटिटी पे आप ये विलिंग टू पे थे, 3 पे ये थे, 4 पे ये थे। तो ये पूरे एरिया क्या शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पेज। तो दिस ट्राइंगल इज कंज्यूमर सरप्लस, और ये हमारे पास क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब देखें
कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, तो प्राइस फ्लोरिंग के बाद प्रोड्यूसर को क्या इम्पैक्ट होता है और कंज्यूमर को क्या इम्पैक्ट होता है, कंज्यूमर बेनिफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर बेनिफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखें ये गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया, तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब आपके पास क्या हुआ, अब जो मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या हैं, ये 5 प्राइसेस हैं, तो 5 प्राइसेस का मतलब क्या हुआ कि पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था, ये एरिया था 4 पे था, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या रह गया आपके पास, सिर्फ रह गया आपके पास ये एरिया रह गया, देखिए इसी डायग्राम में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया, प्राइस फ्लोर मीन्स गवर्नमेंट सेट मिनिमम प्राइसेस। तो प्राइस फ्लोर का मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सेल करेंगे मैक्सिमम मिनिमम इस प्राइस से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, इस प्राइस से आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इस प्राइस से ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। ये लेबर मार्केट थी, वेजेस तो ना, ये प्राइस तो वेज सीलिंग नहीं मार्केट थी, होगी प्राइस सीलिंग होती है मिनिमम ना, सर? तो प्राइस सीलिंग होती है मैक्सिमम, ये आपके पास क्या है, ये मिनिमम है ना, ठीक, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, मिनिमम मीन्स आप मैक्सिमम ये प्राइस क्या करोगे, मिनिमम आप ये प्राइस पे करोगे ना। प्राइस फ्लोरिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइसेस और मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि कम से कम आपने ये प्राइस क्या करना है, आपने पे करना है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइसेस और मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है, वो है फ्लोरिंग। लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट था, तो मिनिमम आपने क्या पे करना है, वेजेस थी, सैलरीज थी, तो फर्म को गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि मिनिमम आपने ये वेजेस देनी, यानी कि आपने लेबर्स को मिनिमम 20,000 आपने पे करना है, 20,000 से कम आपने पे नहीं करना है, ठीक है। तो 20,000 अगर आपकी वेजेस हो जाएं, अब जो कंज्यूमर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा और सप्लायर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखें जो लेबर मार्केट होती है उसमें कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होता है फर्म, लेबर को डिमांड कौन कर रहा होता है, फर्म लेबर को डिमांड करता है, और लेबर को सप्लाई कौन कर रहा होता है, लेबर को सप्लाई करता है हाउस होल्ड। तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ, विलिंग टू वर्क। गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दिया 20,000, अब 20,000 के ऊपर सप्लाई कितनी है, ये सप्लाई है ना, और 20,000 के ऊपर डिमांड कितनी है, फर्म्स इतने लेबर को डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्म्स का सरप्लस है वो डिक्रीज हो गया। अब फर्म का सरप्लस क्या हुआ, ये विलिंग टू पे, और ये आपके पास क्या है, व्हाट एक्चुअली गेट आफ्टर पे। तो ये कंज्यूमर का सरप्लस आपका डिक्रीज होकर ये रह गया, तो ये क्या चीज़ है, नॉट इन कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ये रह गया बी 2PN X, बट अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या रह गया, यानी कितने लोग विलिंग टू वर्क होंगे अबव सप्लाई कर्व बिलो मार्केट प्राइस। तो जब भी प्राइस फ्लोरिंग होती है तो लेबर मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर का सरप्लस इंक्रीज हो जाता है और कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था, PAB, आफ्टर प्राइस फ्लोरिंग अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस आपका डिक्रीज होकर सिर्फ ये एरिया रह गया। तो अब कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ये चीज़ है, बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस, बट प्रोड्यूसर सरप्लस पहले ये था। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया, अबव सप्लाई कर्व बिलो मार्केट प्राइस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस अब क्या हो गया आपके पास, इंक्रीज हो गया। तो मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो गवर्नमेंट की प्राइस फ्लोरिंग होती है लेबर मार्केट में, उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है आपके पास लेबर के वेलफेयर और वर्कर्स के वेलफेयर। तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब आपके पास क्या होता है, प्रोड्यूसर का और वर्कर्स का क्या होता है आपके पास, लेबर क्लास का बेनिफिट क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस फ्लोरिंग रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ कि विलिंग टू वर्क ज़्यादा है और वर्क की डिमांड क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो प्राइस फ्लोरिंग इन लेबर मार्केट ऑलवेज लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं और कम लोगों को जॉब्स मिल रही है, ठीक है। तो प्राइस फ्लोरिंग से होता सर क्या आपका कि प्राइस फ्लोरिंग से प्रोड्यूसर सरप्लस तो इंक्रीज हो जाता है बट कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। यस तो क्या प्रोड्यूसर सरप्लस वो 0, 2P और कोई सा भी थर्ड वेरिएबल होगा, देखें प्रोड्यूसर सरप्लस ये जो सप्लाई कर क्या अब 0 ना, देखो ये सप्लाई है ना 0 एंड इसको आपने नाम 2P दे दिया Y, जो भी बिल्कुल। तो 0 Y एंड 2P इज न्यू ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस अबव सप्लाई कर्व बिलो मार्केट प्राइस, ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू। तो ये था आपके पास चेंज इन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू प्राइस फ्लोरिंग। अब हम आते हैं ड्यू टू प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होता है? ठीक है, तो प्राइस सीलिंग क्या था आपके पास? प्राइस सीलिंग इज गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइसेस। और प्राइस सीलिंग कहाँ पर होती है? गुड्स मार्केट के अंदर होती है। तो गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइसेस मींस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है आर सेलर्स टू चार्ज नो मोर देन सीलिंग प्राइसेस। और इफेक्टिव प्राइस सीलिंग ऑलवेज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट में जो प्राइसेस आपके सेट हैं उससे बिलो अगर गवर्नमेंट ने प्राइस सील किया तो प्राइस सीलिंग क्या होगी? इफेक्टिव होगी। अदरवाइज प्राइस सीलिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग गुड्स मार्केट में होती है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मार्केट में 5 थी, 5 पे हर शख्स इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता था, तो गवर्नमेंट ने प्राइस सील कर दिया, प्राइस गवर्नमेंट ने सील कर दिया 2 कर दिया। तो ये क्या है? प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग को मैक्सिमम क्यों कहते हैं? कि मैक्सिमम आप चार्ज कर सकते हो ये प्राइस, आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम आप चार्ज कर सकते हो। इसी तरह प्राइस फ्लोरिंग को मिनिमम क्यों कहा जाता है? कि कम से कम आपने ये पे करना है, इससे ज्यादा आप पे कर सकते हो बट इससे कम नहीं कर सकते। तो प्राइस फ्लोरिंग ऑलवेज अबव इक्विलिब्रियम इफेक्टिव, और इफेक्टिव प्राइस सीलिंग ऑलवेज बिलो इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास क्या चीज है? दिस इज प्राइस सीलिंग। देखें अब प्राइस सीलिंग से क्या इम्पैक्ट हुआ। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस था PAB और प्रोड्यूसर सरप्लस था आपका 0PA। तो आफ्टर प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज, क्योंकि प्राइस सीलिंग के बाद अब ये डिमांड हो गई है और ये क्या चीज़ है? सप्लाई। तो ए और बी का डिफरेंस हमें क्या शो कर रहा है? शॉर्टेज शो कर रहा है। अब देखिए, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है और हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया अबव सप्लाई कर बिलो मार्केट प्राइस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस तो आपका डिक्रीज हो गया है क्योंकि मार्केट में प्राइस अब ये है और सप्लाई कर्व आपकी क्या रह गई है? ये सप्लाई कर्व है। तो एरिया, ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है? न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस है। और ये जो एरिया है नॉट इन प्रोड्यूसर प्लस, प्रोड्यूसर प्लस में ये एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस इज 0, 2 एंड A। अब न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या है? अब इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं ये क्वांटिटी, तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज, कंज्यूमर सरप्लस आपका इंक्रीज हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस से 2B एंड B। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है? बिलो डिमांड कर्व। अब डिमांड आपकी ये रह गई, यहाँ तक हो गई, अब ये डिमांड ये नहीं है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज एंड कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज आफ्टर प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है और प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाता है। प्राइस फ्लोरिंग से प्रोड्यूसर सरप्लस राइज होता है और कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है? आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस बोथ क्या शो कर रहे होते हैं? मार्केट फोर्सेस, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट को शो कर रहे होते हैं। मार्केट के अंदर कोई भी एक्शन हो, प्रोड्यूसर के सरप्लसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक और हम केस स्टडी करते हैं। टैक्सेस, हम अज्यूम करते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया बहुत साइड पे, कंज्यूमर साइड पे भी और प्रोड्यूसर साइड पे भी। तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, तो हम इसको लेबल्स को सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये लेबल हम ठीक कर रहे हैं। तो ये P आपके पास क्या है? मार्केट प्राइस इज 5 मार्केट प्राइस। 0 हमारे पास क्या चीज़ है? ये इस रीजन का नाम हमने 0 दिया हुआ है, इसका नाम हमने दिया A और ये हमारे पास क्या है? B। तो इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस PAB, इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस इज 0 PNA। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन बोथ साइड, कंज्यूमर साइड एंड प्रोड्यूसर साइड। तो गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया और गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्पोज किया है इस तरह इम्पोज किया कि गवर्नमेंट 1 रुपया कंज्यूमर से ले रही है और 1 रुपया क्या कर रही है? आपके पास प्रोड्यूसर से ले रही है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट 1 रुपया प्रोड्यूसर से लेगी, 1 रुपया कंज्यूमर से लेगी, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट विलिंग टू जनरेट 2 रुपीज ना, तो 2 रुपये गवर्नमेंट मार्केट से जनरेट करना चाहती है। ठीक है, 2 आपके पास जनरेट करना चाहती है और 2 का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट क्या करे? एक कंज्यूमर पर डाली, एक प्रोड्यूसर पर डाली। ठीक है, मार्केट की प्राइस 5 है। 5 का मतलब क्या है कि इस वक्त मार्केट में कोई टैक्सेस नहीं है।
अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स इस तरह इंपोज कर दिया कि अब कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, कंज्यूमर 5 रुपए पे नहीं कर रहा, कंज्यूमर क्या पे कर रहा है आपके पास पी टी सी। तो पीटीसी का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर टैक्स अब कंज्यूमर 6 रुपीज पे कर रहा है। 5 रुपए तो मार्केट प्राइस है, लेकिन 1 रुपए किसे दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट ने कंज्यूमर पर टैक्स इंपोज कर दिया, अब कंज्यूमर जो 6 रुपीज पे कर रहा है, तो जैसे 6 रुपये पे करेगा कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो मार्केट के अंदर 5 क्वांटिटीज परचेज नहीं कर रहा, अब मार्केट में वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, मार्केट के अंदर क्वांटिटी परचेज करेगा 4। क्यों परचेज कर रहा है, क्योंकि टैक्स इंपोज होने से गवर्नमेंट की एबल टू पे क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अदर फैक्टर्स आपके सेम है, इनकम आपकी सेम है, सेम इनकम पे आपका टैक्स इंपोज हो गया, तो अब आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया कंज्यूमर के ऊपर 1 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। ये क्या चीज है, ये एरिया भी नॉट इन कंज्यूमर सरप्लस है, ये भी क्या नॉट इन कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास तो नहीं जा रहा, बट ये किसके पास प्रोड्यूसर जा रहा है, सरप्लस प्रोड्यूसर के पास में नहीं जा रहा है। ये किसके पास जा रहा है, ये टैक्स है, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये जो आपका, सर गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स रिसीव बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट 1 रुपी फॉर ईच क्वांटिटी टैक्स रिसीव कर रहा है, किसे, कंज्यूमर साइड से रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मार्केट प्राइस अभी 5 ही है, ये तो टैक्स है ना। अब गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे भी टैक्स इंपोज कर दिया, अब प्रोड्यूसर को अब 5 रुपए नहीं मिल रहे हैं, अब प्रोड्यूसर को क्या मिलेंगे, हर क्वांटिटी में कितने मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। अब प्रोड्यूसर को क्या रिसीव हो रहा है, 5 रिसीव हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर हर क्वांटिटी पे क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। 4 रिसीव नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, देखो 4 तो प्राइस है ना, 4 प्राइस फॉर ईच क्वांटिटी है ना। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है आपके पास कि अपना एक 1 टैक्स ले रहा है किससे, प्रोड्यूसर से, और 1 टैक्स ले रहा है कंज्यूमर के। तो प्रोड्यूसर को जब हर क्वांटिटी पे 4 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर भी अब सप्लाई कम कर देगा। प्रोड्यूसर सप्लाई क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है 4 क्वांटिटीज, तो ये क्वांटिटीज प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। और प्रोड्यूसर अगर 4 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, दिस मीन्स प्रोड्यूसर का न्यू सरप्लस आपके पास क्या है, 0, 4 एंड टी। तो 0 T and 4 ये हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोड्यूसर न्यू सरप्लस। कंज्यूमर न्यू सरप्लस क्या है, पीटीसी MNB। तो प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस भी डिक्रीज हो गया, कंज्यूमर सरप्लस भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये क्या आपके पास, टोटल टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया है, ये एरिया टोटल टैक्स कलेक्शन है। तो टैक्स कलेक्शन मीन्स ये रिसीव कर रहा है, 1 रुपया रिसीव कर रहा है प्रोड्यूसर से, 1 रुपया रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट से। तो ये जो एरिया है ये क्या शो कर रहा है, टैक्स रिसीव बाय गवर्नमेंट। ये क्या चीज़ है, प्रोड्यूसर सरप्लस, न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये क्या चीज़ है, न्यू कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करना है, देखें ये जो एरिया है ये क्या चीज़ है, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है, ये भी क्या, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये एरिया भी लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस से था, लेकिन ये किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, तो ये इसको हम लॉस तो नहीं कहेंगे। ये भी लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है, बट ये लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस रिसीव कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये एरिया भी आपके पास क्या है, इसे भी हम लॉस नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो एरिया है, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है, ये लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, और ये जो थोड़ा सा ट्राइंगल है लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज जिनकी मदद से मार्केट के अंदर 5 क्वांटिटीज सेल और परचेज हो सकती थी, टैक्स लगने की वजह से इन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया जा सका। टैक्स इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर ने इन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया, कंज्यूमर ने इन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया। तो ये जो ट्राइंगल बच गया हमारे पास MT और A, तो ये जो ट्राइंगल है MTNA, ये ट्राइंगल क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये एरिया आपके पास क्या है, लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, ये क्या चीज़, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। ये दोनों एरिया क्या शो करते हैं, इन दोनों एरिया को अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये आपके पास क्या है, तो क्या कहूँ, मैं कहूँ कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इन इफिशियंट
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसको अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, दिस इज वेलफेयर लॉस। यानी कि आपकी जो मार्केट है उसमें पोटेंशियल कितने का था, 5 का था। ड्यू टू टैक्सेस आपके ये रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ये रिसोर्सेज आपके पास क्या है, इनएफिशिएंट एलोकेशन है। यानी कि आपके पास पोटेंशियल 5 का था, ड्यू टू टैक्सेस ये जो एरिया है ये आपका क्या हो रहा है, कवर नहीं। यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो पोटेंशियल है वो कितने का था, 5 का था, और आप मार्केट के अंदर कितने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, 4 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने वाले, परचेज करने वाले रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जब भी मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है, टैक्सेस इंपोज करती है, आउटपुट मार्केट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब मार्केट का आउटपुट डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होगा, कंज्यूमर सरप्लस भी कम होगा। लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस का वो एरिया जो गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है उसे वेलफेयर लॉस नहीं कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज रिसीव कर रहा है वो मार्केट में क्या करेगा, स्पेंड करेगा फॉर वेलफेयर, पब्लिक पे ही क्या करेगा, स्पेंड करेगा। लेकिन लॉस इन कंज्यूमर एंड लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस का वो एरिया जो ना कंज्यूमर को जा रहा है, ना प्रोड्यूसर को जा रहा है, ना गवर्नमेंट को जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वेलफेयर लॉस कहा जाता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, वो क्या होता है आपका, डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस क्या होता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट जब भी एक्शन ले रहा होता है मार्केट के अंदर, डेड वेट लॉस और इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेलफेयर क्या होता है आपके पास, लॉस होता है। तो वेलफेयर लॉस का मतलब क्या है, कंज्यूमर का भी लॉस हो रहा है और प्रोड्यूसर का भी लॉस हो रहा है। तो जब भी टैक्स इंपोज होता है मार्केट के अंदर, जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स इज इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हम अजम्पशन क्या रेज करते हैं, कंज्यूमर्स आर रैशनल, प्रोड्यूसर्स आर रैशनल। यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं मार्केट में, वो क्या होता है, ऑन इंटरेस्ट में बेस्ट होता है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो मार्केट में हमेशा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा तो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होगी वो इफिशिएंट नहीं होगी, वो क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज थे कि हम 5 यूनिट प्रोड्यूस करते और परचेज करते, बट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और परचेज हो रहे हैं। ठीक है सर, यस, तो ये इक्विटी कहलाएगी या नहीं? ये बिल्कुल, ये आपके पास क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया ना, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स मार्केट के अंदर कहाँ पे लगाया ये तो नहीं कहा गया ना। तो इसमें सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस एंड लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कि अगर मैं आपको मार्केट इक्विलिब्रियम आपको शो करता था, ये आपके पास क्या था, मार्केट इक्विलिब्रियम, और मैंने कहा गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया कंज्यूमर पे भी और प्रोड्यूसर पे भी। तो आपका आंसर क्या होता है, आप कहते हैं कि आफ्टर टैक्स सप्लाई क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो गई। आफ्टर टैक्स डिमांड क्या होगी आपकी, डिक्रीज। डिमांड एंड सप्लाई बोथ आपकी क्या हो गई, डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस रिमेन सेम है ना। इक्विलिब्रियम प्राइसेस आपकी 5 ही हैं, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कम हो गई। अब ये डायग्राम ये नहीं बता रही कि कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या पे कर रहा है, बता ये भी सही रही है। ये डायग्राम भी क्या बता रही है, आफ्टर टैक्स इक्विलिब्रियम प्राइसेस 5 ही हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज आपकी क्या हो गई हैं, 5 से क्या हो गई हैं, 4 हो गई। ये डायग्राम भी यही बता रही है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज आपकी कम हो गई हैं और इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या हो गई हैं आपकी, रिमेन सेम है। अब ये डायग्राम ये नहीं बता रही कंज्यूमर का लॉस कितना है, प्रोड्यूसर का लॉस कितना है। इस डायग्राम में तो पता नहीं चल रहा ना, लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको पता चल रहा है कि कंज्यूमर का लॉस हुआ है, प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है। और ये जो एरिया, ये एरिया क्या चीज़ है, डेड वेट लॉस। ठीक है, तो हर डायग्राम का क्या होता है, अपना अलग पर्पज होता है। ठीक है, अब जब हम इलास्टोस्टिक पढ़ेंगे तो मैं एक और थर्ड डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के अंदर हम एक्चुअल जो लॉस है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम ये आपकी टूल होती हैं, आप उनको किस तरह प्रेजेंट करते हो। तो जो आपका इक्विटी है और जो आपकी एफिशिएंसी है वो ना यहाँ पे शो हो रही है ना यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि टैक्स लगने से वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट होता है, टैक्स इंपोज करने से वेलफेयर लॉस होता है। वेलफेयर लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो क्यों नहीं कर पाते का मतलब क्या है कि जब भी कंज्यूमर ज़्यादा पे करेगा तो उसकी एबिलिटी टू पे कम हो जाएगी,
मार्केट से कम क्वांटिटीज परचेज करेगा, तो कुछ क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, रिमेनिंग फॉर सेल। अब जब प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर की रिसोर्सेज को परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, वो कम रिसोर्सेज परचेज करेगा, कम रिसोर्सेज परचेज करेगा तो कम मार्केट में सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने रिसोर्सेज प्रोड्यूसर यूज नहीं कर रहा, और कंज्यूमर की जो एबिलिटी थी वो इन रिसोर्सेज को परचेज करने की भी थी। गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारा क्या बन गया, डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस। ठीक है, तो वेलफेयर लॉस और डेड वेट लॉस क्या होता है इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमारा अभी का टॉपिक था कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इंक्रीज इन